कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूं तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। नमस्कार मित्रों, आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार, व्यंग्यकार और प्रशासकीय लंबी पारी खेलने वाले गोपाल चतुर्वेदी जी से। गोपाल जी, आपका स्वागत है अनुभव के इस मंच पर। हम अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपके जीवन के जो लबोलबाब हैं उस पर कुछ बातचीत करेंगे, तो हमें थोड़ा सा आप संक्षेप में अपनी शुरुआती दिनों के बारे में बताएं। देखिए, संक्षेप में तो ये है कि पढ़ाई लिखाई एक बहुत छोटी जगह थी, देवास, तो मैंने वहाँ पढ़ाई शुरू की जी। और मेरे पिताजी वहाँ चूंकि प्रिंसिपल थे, जो एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज था उसके, उन्हें ये लगा कि लड़का जो है ये यहाँ के प्राध्यापक इसे बर्बाद करने पर उतारूँ। अच्छा। तो ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता है, ज़्यादा ध्यान मिलता है और बड़ा ख्याल रखा जाता है जी। तो उन्होंने मुझे निर्वासित कर दिया। अच्छा। एक ग्वालियर में स्कूल है सिंधिया, हाँ। तो सिंधिया स्कूल में मुझे भेज दिया गया और मेरी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक वहीं हुई। अब सिंधिया स्कूल आप जानते ही हैं, ऐसा पब्लिक स्कूल है जहाँ के आपको अनुशासन जी और भारतीयता का मूल्य, ये बहुत आवश्यक बात है कि वहाँ रोज अस्ताचल होता था शाम को। अच्छा। और उसकी पोशाक जो होती थी वो कुर्ता पजामा होती। अरे वाह। आप दिन भर निकर पहन के घूमिए या जो भी करिए, लेकिन शाम को तो स्पोर्ट्स के लिए भी आप निकर पहन के जाते थे, वो सब हो जाता था, लेकिन शाम को जो अस्ताचल होता था वहाँ, और वहाँ जरूर कुछ संगीत, कोई भजन, कोई किसी का भी प्रेयर, कोई इस तरह की चीजें होती थी। तो उससे जीवन पे प्रभाव ये पड़ा कि एक तो मुझे बड़े अच्छे दोस्त मिले वहाँ। वाह। क्यों, बचपन में वो दिन आपके दोस्ती के दिन होते हैं जी, और कुछ तो अभी तक मेरे मित्र हैं। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात ये हुई कि ये संस्कार ऐसे मिले कि घर की मुझे बहुत याद आने लगी। अच्छा। और घर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि घर आना छुट्टियों में ही होता था और माँ का अकेली संतान। अच्छा। तो खासा ध्यान मिलता था, लेकिन वहाँ जाके थोड़ा सा ये जरूर लगा कि घर के बाहर भी दुनिया है। उसके बाद क्रिकेट में अच्छा, वहीं मुझे कोचिंग वगैरह बड़ी अच्छी मिली क्रिकेट खेलने की। क्रिकेट में काफी अच्छे हुनरमंद खिलाड़ी बन के निकले वहां से। और माधवराव सिंधिया, अच्छा। सिंधिया हमारे जूनियर थे। अरे वाह। सिंधिया स्कूल में उनको मैंने क्रिकेट सिखाई। वाह। और वो संबंध गुरु और शिष्य का जीवन भर निभाया उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात, ये भी एक अच्छी बात रही हमेशा। एक तो मैंने देखा कि माधवराव जी में जो सबसे बड़ा गुण था, आप पे पूरा भरोसा करते थे और आप जो कहें आप ये करते थे कि आपसे पूछते नहीं थे कि क्यों चाह रहे हैं, आप काम कर देते थे वो। तो ये उनमें जो एक गुण था कि फिर दोनों आपस में एक दिन हम लोग गर्मी की छुट्टियों में क्रिकेट खेल रहे थे। ये आप सोचिए, दिल्ली में आके। अच्छा। और दिल्ली की गर्मियाँ, तो मुझसे बोला, वो पूछा उन्होंने
कि भाई लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा ये कहेंगे कुछ पागल हो गए लोग ये पसीना बहा रहे हैं यहाँ फालतू के लिए। तो इस तरह की बातें उनसे हो जाती थी। ये अपनी उपलब्धियां शुरू की। जी जी। सिंधिया स्कूल काफी मेरे लिए महत्वपूर्ण रहा। एक बड़ी लंबी पारी आपने प्रशासनिक तौर पे भी खेली, कई जगहों पे आप महत्वपूर्ण पदों पे रहे। देखिए ऐसा है कि प्रशासनिक पारी जो है वो आपकी दाल रोटी के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। आप क्या कर सकते हैं, आप इलाहाबाद में एमए कर रहे हैं तो आपके जो विकल्प रहते थे वो सिर्फ दो रहते थे, या तो आप कॉम्पिटिटिव सर्विसेज में आए या आप एजी ऑफिस में बाबू बने। तो मुझे ये लगने लगा कि अगर बाबू बना तो वो एजी ऑफिस का बाबू जो है वो क्या करेगा। इससे अच्छा ये है कि थोड़ी मेहनत कर लो। और हमारे 3 साथी थे इलाहाबाद में, एक हम थे, एक प्रभात मेहरोत्रा थे, एक ओपी सरकार थे। हम तीनों एक ही साथ एमए कर रहे थे। तो उनमें से एक की मृत्यु हो गई और हम 2, मैं पुलिस में बैठा, पुलिस में आ गया, और प्रभात आईएएस में बैठे, आईएएस में आ गए। तो दोनों जने जीवन में प्रशासनिक पारी वहां से शुरू हुई। अच्छा। क्योंकि एजी ऑफिस जाना बचना था, एजी ऑफिस की बाबूगिरी से बचना था। मैं कॉफी हाउस में देखता था कि दिन भर वो लोग वहीं बैठे रहते थे, हम लोगों को मेज नहीं मिलती थी, कुर्सी नहीं मिलती थी उनके कारण। अच्छा। तो अच्छा बीत गया। अच्छा, अब ये तो प्रशासनिक पारी के अलावा आपने लिखना कब से शुरू किया? और देखिए लिखने का तो ये है, प्रशासनिक पारी का आपको बता दूं कि आईपीएस में आके मुझे उत्तर प्रदेश कैडर अलॉट हुआ। अच्छी पोजीशन थी आईपीएस में। तो मुझे ये लगा कि जिंदगी में अगर गुंडे बदमाशों से ये आपका पाला साबका पड़ता रहा, जो कि हम लोग सोचते थे शायद पड़ता हो, और मेरे ख्याल से अब मैं कह सकता हूँ कि पड़ता होगा ज़रूर। तो ऐसी नौकरी नहीं करनी चाहिए जिसमें कि आप सिर्फ ज़िंदगी अपनी बदमाशों के बीच में काट दें। तो मैंने मसूरी से फिर इम्तिहान में बैठा। अच्छा। और मसूरी में इम्तिहान में बैठना एक, और फिर सफलता प्राप्त करना मेरे ख्याल से अपने आप में एक अजूबा है। निश्चित रूप से मसूरी में जिस तरह से आप रहते हैं, भाई नई नई नौकरी है और पहली बार तनख्वाह मिल रही है, पहली बार इतने साथी और इतनी चीजें हैं करने को कि बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन मैं, भगवान की बड़ी कृपा रही कि मैं आ गया। और मैंने जब आईपीएस से इस्तीफा दिया तो मेरे डायरेक्टर साहब ने मेरे पिताजी से कहा कि भाई समझाओ इसको कि सबसे खराब दिन ट्रेनिंग के बीत चुके हैं। अब फिर रेलवे अकाउंट्स, जी मुझे ये लगा कि रेलवे अकाउंट्स बड़ी शांत, बड़ी पीसफुल जिंदगी होगी। और तो मेरा कुछ आधा समय करियर का ये रेलवे अकाउंट से बीत गया, आधा बाहर डेपुटेशन वगैरह में रहे। तो अच्छा रहा। तो व्यंग कहाँ से, कब से आपने लिखना सीखा और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? व्यंग की प्रेरणा कहाँ से मिली है तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि मेरे एक पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी जी, वो हम लोगों के रिश्तेदार थे और ग्वालियर से जानता था मैं उनको। सिंधिया स्कूल में जब पढ़ता था तो मुझे इतवार के दिन गाड़ी भेज के, वो शिक्षा निदेशक थे वहाँ, अच्छा, तो गाड़ी भेजते थे कि भाई झोर खाने के लिए। झोर हम लोगों का एक बड़ा, जी हाँ, पारंपरिक भोजन है, तो वो करवाते थे। और उनसे बातचीत में हमेशा मुझे लगता था कि इस आदमी में क्या गुण है कि हम छोटे हैं, इतने छोटे हैं, हम भी इनसे आत्मीय महसूस करते हैं और बड़े बड़े लोग भी करते हैं, मंत्री भी उतने ही आत्मीय महसूस करते हैं। तो उनसे मुझे प्रेरणा ये मिली कि उनमें लेखन के बहुत विलक्षण गुण थे जी। और एक बड़ी कविता उनकी मशहूर थी, वियना की सड़क। लेकिन व्यंग भी उनके बहुत अच्छे होते थे। तो मैंने ज़्यादा पक्ष तो ले नहीं सकता था क्योंकि वैसी प्रतिभा होती तो बात अलग थी। तो उनका व्यंग पक्ष मुझे आसान लगा। अच्छा, तो वो ग्रहण कर लिया? तो उन्हें ग्रहण कर लिया। और काशी में जब मेरी पोस्टिंग थी तो विद्या निवास जी से भेंट हुई। विद्या निवास जी भी एक हम लोगों के पारिवारिक संबंध थे। तो विद्या निवास जी ने मुझसे कहा कि तुम ज़रूर व्यंग लिखो, अच्छा लिखते हो। तो उससे बड़ी प्रेरणा मिली मन में और मैंने फिर व्यंग की ओर ध्यान दिया जी। मुझे लगता है कि काशी जी। अच्छा, उन दिनों एक और बात हुई, काशी में जब मैं नियुक्त था तब इमरजेंसी लगी। अच्छा। तो इमरजेंसी में मुझे लगा कि आपकी आवाज़, गला घोंट दिया गया है आपका, आप जिंदा छोड़ दिए गए हैं लेकिन बोलने योग्य नहीं रहे, आप किसमें कहेंगे अपनी बात। तो व्यंग के संस्कार कुछ मजबूत वहीं से हुए एक तरह से। तो
और फिर व्यंग लिखना एक बार शुरू हुआ तो अब आपसे कैसे कहूँ कि बड़ा स्वागत हुआ उसका। नहीं, आज तो देश के शीर्षस्थ व्यंगकारों में आपका शायद नंबर 1 पे नाम है और तमाम आपकी कृतियों को पुरस्कार मिले, आपके ऊपर कितनी पुस्तकें लिखी गई जी। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि अभी भी आप इतने सक्रिय हैं और लगातार लिखते हैं। इस ऊर्जा के क्या रहस्य है, ये बताइए आप। देखिए, इस ऊर्जा का कारण ये है कि अगर आपका घरेलू जीवन जी, अगर आपका गृहस्थिक जीवन जी, एक तरह से सुखमय हो, आपके बच्चे, जैसे हम लोगों के जीवन में एक ही त्रासदी हुई जी, जी, कि हमारा पुत्र जी, चला गया इसमें, जी, और बेटी बहुत अच्छा कर रही है, हाँ, और तुम और कोई चिंता कभी रही नहीं जी। तो एक मुझे ये लगा कि जो ऊर्जा मिलती है आपको घर से, वो रचनात्मक ऊर्जा होती है और वो हमेशा आपको अच्छे कामों के लिए प्रवृत्ति रहती है। और जब आपको घर की चिंता नहीं, घर चल रहा है जी, यानी कोई दाल रोटी की चिंता नहीं है, सब्जी लाने के लिए कोई कहता नहीं है, हाँ, तो आप क्या करेंगे? आप खाली बैठ के क्या करेंगे? शनिवार का अलग छुट्टी का दिन राजीव जी ने बढ़ा दिया था, जी, तो छुट्टी के दिन में व्यंग लिखता था, बाकी 5 दिन डट के काम करता था, जी, जिससे कि कोई को ये शिकायत नहीं हो कि ये चूंकि लिखता है इसलिए काम नहीं करता। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने हम उम्र जो ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन में आ गए हैं और एक्टिव रहना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ फार्मूला आप बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा फार्मूला तो वो आप ये कहिए कि जैसे संयोग कहेंगे आप जी, वो मेरा विवाह है। मेरी पत्नी ने घर का पूरा कामकाज संभाल लिया और खुद काम करती थी, इसलिए घर चलने में कभी आर्थिक दिक्कत नहीं आई और उनकी नौकरी मुझसे अधिक महत्वपूर्ण थी जी। एक और कारण ये था कि आप अपनी पत्नी के स्तर का कैसे अपने को बनाएं। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे, यानी जो आप कर सकते हैं वही तो करेंगे। तो सबके साथ मैं कह रहा हूँ ये संयोग है, लेकिन इस संयोग का मुझे बहुत लाभ मिला। और दूसरों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन के प्रति हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, क्योंकि कठिनाइयाँ सब जगह आती हैं। सब आदमी, कोई संसार में एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि वो पूरी तरह सुखी है। मैंने एक बार कभी कभी कविता लिखता था, तब 2 पंक्तियां लिखी थी इस बारे में कि वह सुखी है पड़ोसी जिसका दुखी है। अरे वाह! तो आप सोचिए कि पड़ोसी सभी दुखी हैं और सुख लोग कहाँ ढूंढते हैं? पड़ोस के दुख में। तो आप वो मत करिए, आप जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए और उसी तरह से जीने का प्रयास करिए। अपने को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें, जो कि आपके वश में नहीं है, वो ऊपर वाला है। वो कभी कभी आपको ऐसे रोग दे देता है जिनका निदान आपके पास नहीं है, पर जीवन भर वो लोग रोग लगे रहते हैं। तो ये भी एक तरह से आपको स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है, तो उस तरह से अच्छा है जी। क्योंकि देश में अगर 70-80% लोग डायबिटिक हों और सब, तो आप सोचिए कि उनकी डायबिटीज की ऊर्जा कितनी होगी, मधुमेह की, कितना अनुशासन अपने ऊपर रखते हैं तब कुछ कर पाते हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, इनसे बचिए। यानी अगर डायबिटिक हैं तो पूरे नियम जो उसके प्रयत्न करना है, प्रयत्न करिए, लेकिन ये मत सोचिए कि आप डायबिटीज की वजह से जीवन से अपंग हो गए। वो जीवन में कुछ नहीं घटता आपके, अगर घटती है तो सिर्फ ब्लड शुगर घटती है, वो भी आपके प्रयास से। वाह! तो मतलब ग्लास इज हाफ फुल ये रहना चाहिए आपका। यानी ग्लास, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर पूरा ग्लास किसी को मिल जाए तो ये तो दुर्घटना है। अच्छा, देखिए, सबका आधा ग्लास भरा रहता है, क्योंकि सबके जीवन में दुख है। हर आदमी का ग्लास कहीं ना कहीं खाली है। हाँ, तो आप ये सोच के चलिए कि आधा ग्लास जीवन में सबसे बड़ा सुख है। ये पंडित जी बताइए कि जब आप पलट के देखेंगे अपने जीवन की पूरी समूची यात्रा को, तो उसमें आपको क्या लगता है, आपने क्या हासिल किया, उपलब्धियां क्या रही? 2-4 वो गिनाइए हम लोगों को। देखिए, कोई उपलब्धि, एक तो उपलब्धि ये रही कि विवाह हो गया। वाह! एक ऐसी पत्नी से जिसने जीवन भर साथ निभाया, घर चलाया जी, और
दूसरा एक उन दिनों मुझे बड़ी उपलब्धि लगती थी जी। कि एक राजीव गांधी ने जी। जब प्रधानमंत्री थे एक उत्सव आयोजित किया था, हाँ। अपना उत्सव जी। तो उसके आशय गान के लिए मेरी एक मित्र थी अनीस जंग जी। वो अंग्रेजी के उपन्यास लिखती थी जी। और मेरी बड़ी अच्छी मित्र थी। तो अनीस ने मुझसे कहा कि भाई ये प्रतियोगिता हो रही है, उनको ख्याल था कि मैं कवि हूँ, तब कविता लिखता भी था, कभी कभी छपती भी रहती थी, तुम एंट्री क्यों नहीं भेजते हो? तो मैंने कहा कहाँ अनीस, सब कहाँ, हमें कौन, बेकार की बात है, इसमें एंट्री भेजने से क्या फ़ायदा, साहब पूरे देश से एंट्रीज आएंगी, 10,000 का पुरस्कार है 68 में। तो अब आप सोचिए उन दिनों तो काफ़ी बड़ी रकम राशि थी। हाँ। तो लेकिन वो पीछे पड़ी रही, लिखवा लिया उन्होंने, और उसके बाद वो ऐसे पीछे पड़ी कि ये भी देखती रही कि वो कहाँ तक पहुँचा। अच्छा। जब वो शॉर्टलिस्ट हो गया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो आपका जो लिखा गीत है वो शॉर्टलिस्ट हो गया है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? पहले नहीं हो गया है, मुझे पता है। तो मैंने कहा फिर अब डर के मारे और संशय के वश में हम लोग रेड फोर्ट गए नहीं। अच्छा। लाल किले पे वो होने वाला था, रविशंकर जी धुन बना रहे थे उस गीत की और हुसैन म्यूरल्स बना रहे थे। अच्छा। तो हम लोग गए नहीं, तो मुझे यही मन में संशय था कि हो सकता है अनीस की बात कहीं उपन्यास लिख रही हो अपना, हमें पात्र बना दिया उसने। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो घोषणा हुई तो हम लोगों ने उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की और उन दिनों आ रहा था टीवी पे और काफ़ी अच्छा, बड़ी अच्छी धुन थी, ये सब था। वो उसकी शुरू की पंक्तियां आपको दो बता देता हूँ। गंगा जमुन गोदावरी भर दे कला की गागरी, यह पर्व उत्सव आरती जय देश भारत भारती। वाह। तो ये था। और हुसैन ने पूरी नदियाँ ये सब बनाया तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के टीवी पे। तो हम लोगों ने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, वो करा भी। और उसके बाद हमारे बेटे को क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो उन्होंने कोई मैच उस पर रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा। तो जैसे आया था वैसे ही चला गया। आना जाना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम लोग चाहेंगे कि आगे भी अनुभव के इस मंच पे आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके साथ आपका संवाद इसी तरह कायम रहे। बहुत बहुत आभार आपका। आपका बहुत आभार कि आपने मुझे वरिष्ठ नागरिकों से बात करने का अवसर दिया। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।